ये जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पिछले कई सालों में अलग अलग लेवल के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड हैं। यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम आजकल हो रहे हैं हर किसी में कंपटीशन बेस्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। जहाँ तक बात इस टॉपिक की है, पहले वाला जो क्वेश्चन टेस्ट हमने किया था उसमें भी अवधारणाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और इसमें भी जो अवधारणा है वो स्वतंत्रता की है। स्वतंत्रता की अवधारणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आप लोगों के डाउटों का को क्लियर किया जाए। एक एक क्वेश्चन से आप लोग आंसर जरूर देना, जितने भी बच्चे आएंगे। गुड इवनिंग मिलन बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता की धारणा किस देश में उदित हुई? यानी स्वतंत्रता की जो धारणा है उसका जन्म किस देश में हुआ, उसका उदय किस देश के अंदर हुआ? स्वतंत्रता की जो धारणा है उसका जन्म, उदय, शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ, ये सब मतलब सारे के सारे मीनिंग जो है ना वो चेंज किए जाते हैं क्वेश्चंस में। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान से जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे इसमें वर्ड दे रखा है उदित, अगर उदित की जगह वो जन्म दे दें या उत्थान दे दें या शुरुआत दे दें तो भी तो आपका आंसर यही होने वाला है जो अब रहेगा। तो इसलिए स्वतंत्रता की अवधारणा की जो धारणा है उसकी शुरुआत किस देश में हुई? आपका आंसर आएगा ए, ब्रिटेन। स्वतंत्रता की धारणा ब्रिटेन के अंदर पैदा हुई और वहीं से इसकी शुरुआत मानी गई। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता का बीजारोपण खालिस्तान द्वारा हुआ। स्वतंत्रता का जो बीजारोपण है या स्वतंत्रता का एक प्रकार से जन्म कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कह सकते हैं, किसके द्वारा हुई? आंसर आएगा आपका मैग्ना कार्टा। कल वाली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ब्रिटेन के अंदर 1215 ईस्वी में वहां की जनता और वहां के राजा दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट बोलते हैं या मैग्ना कार्टा का समझौता बोलते हैं। और वहीं से जनता ने अपने कुछ अधिकार पाए राजा के थ्रू। राजा ने अपने कुछ अधिकार जनता को दिए और जनता के लिए वो अधिकार स्वतंत्रता के रूप में पैदा हुए। जनता को जो अधिकार मिले उन अधिकारों की मालिक जनता थी और जनता को राजा से उन मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता का जो बीजारोपण है वो ब्रिटेन के अंदर हुआ और मैग्ना कार्टा के द्वारा उसकी शुरुआत मानी गई। नमस्ते भाई, सबको नमस्ते। क्वेश्चन नंबर है तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? जो स्वतंत्रता है वो बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। अगर अपने घर में कोई बच्चा है और वो बच्चा बोलता है कि मैं स्वतंत्र हो गया, तो इसका मतलब परिवार वालों ने उसके ऊपर जो बंधन थे वो कम कर दिए। किसी के ऊपर बंधन का लगाओगे तो उसकी स्वतंत्रता कम हो जाएगी, और अगर बंधन हटा लोगे, उठा लोगे, कम कर दोगे तो इसका मतलब स्वतंत्रता उसकी बढ़ जाएगी। पॉइंट तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहा किसने ये आपको बताना है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। आरती राठौड़, सावित्री पाल, पूजा सक्सेना, मिलन यादव, सुधीर कुमार, और हाँ बेटा मैं जेस मिल वाली बात पर भी आऊंगा। और कोई नेक्स्ट? स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, ये कहने वाला कौन था? ये कहने वाला हाब्स था। हाब्स के द्वारा ये कहा गया कि स्वतंत्रता जो है वो बंधनों का अभाव है। अगला क्वेश्चन है चौथा, लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? लिबर्टी जो शब्द है उसका जन्म या उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबर्टी, लिबरल से, लेबर से, लिव्यू से या फिर लिबर से? गुड,
पूजा सक्सेना, आरती राठौड़, नेक्स्ट एच के दीक्षित, सावित्री पॉल, सरोज शेरावत, मिलन यादव। वेरी गुड, सबके आंसर ठीक है भाई। आंसर आएगा डी। लिबर्टी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो लिबर शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती। स्वतंत्रता जो है वो विवेकपूर्ण बंधनों से बाधित नहीं होती। स्वतंत्रता विवेकपूर्ण। अच्छा देखो, पहले हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि स्वतंत्रता के कब है, स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव। अब ये कहता है कि स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता के लिए बंधन नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता भी तभी कामयाब आएगी जब कुछ बंधन होंगे, लेकिन जो वो बंधन है वो विवेकपूर्ण होने चाहिए, वो बंधन अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए क्योंकि कई बार जो बंधन है वो स्वतंत्रता को अनलिमिटेड होने से बचाते हैं। अगर स्वतंत्रता इस हद तक हो गई, अगर हम कोई बोले कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, हम गली में निकलें, किसी को मारें, किसी को पीटें, किसी का कुछ छीनें, किसी को कुछ कहें, तो वो स्वतंत्रता कैसी हुई? वो स्वतंत्रता नकारात्मक हुई और वो स्वतंत्रता नहीं चल सकती, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता होगी तो आप दूसरे की स्वतंत्रता छीन लोगे। कोई कल ना आपसे ताकतवर आ गया तो वो आपकी स्वतंत्रता छीन लेगा। यानी पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता भी होता है। तो इसलिए स्वतंत्रता विवेकपूर्ण बंधनों से भरी होनी चाहिए, उससे वो बाधित नहीं होती है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन दोस्तों मैकेंजी ने कहा था। मैकेंजी का कहना था कि स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा जो अभी मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। स्वतंत्रता जो है वो कई प्रकार की होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं क्योंकि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र पैदा हुआ है। नागरिक स्वतंत्रता की बात भी हम करते हैं क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने नागरिक होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी आर्थिक स्वतंत्रता की बात कई बार होती है क्योंकि इंसान को फलने फूलने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। एडम स्मिथ जैसे लोग ये मानते हैं। उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता की बात होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी जहां जहां होती है वह राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग उठती है। एक बात होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। हर व्यक्ति, हर देश अपने आप में कुछ पैमाने सेट करता है और आधुनिक युग से पहले लोगों में राष्ट्रीयता का भावना पहले नहीं होती थी, लेकिन अब राष्ट्रीयता की भावना है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो ये चाहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, नागरिक की स्वतंत्रता हो, प्राकृतिक स्वतंत्रता हो, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होएगा। तो आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठा। और एक चीज और ध्यान रखना, ये मैंने कल स्टेटस भी लगाया था और मैं एक बार और आप लोगों को ये बोल सकता हूं क्योंकि आज के समय, आज हम जब इस वीडियो को बना रहे हैं ना, 10 अप्रैल को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देश के अंदर कोरोना का जो सेकंड वेव है वो दोस्तों बड़े जोरों पर शुरू हो चुका है। बड़े जोरों पर कोरोना का सेकंड वेव शुरू हो चुका है। और अगर हम चाहते नहीं कि लॉकडाउन ज्यादा लगे, लेकिन जिस स्पीड में चीजें चल रही हैं, और अगर लॉकडाउन लगता है या फिर नहीं भी लगता है तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय घर पर बिताना ही पड़ेगा अब, और सेफ्टी में रहना पड़ेगा। और घर पर बिताने का समय बिताने में हम लोगों को दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम लोगों की आदतें नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, पिछले साल, तो उन 3-4 महीनों के अंदर मैंने 19 किताबें पढ़ी थी, जिसमें रामचंद्र गुहा की भी बुक है जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है। और अब की बार भी मैंने शुरुआत कर दी है, लगभग 7-8 ऐसी बुक्स जो मेरा कभी सपना रहा कि मैं इन किताबों को पढ़ूंगा, वो मैंने अभी भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिचुएशन हो सकता है कुछ ऐसी आ जाए। तो आपकी जो साथी है ना लॉकडाउन में, वो आपकी किताबें होंगी। तो इसलिए आपके पास अपना कंटेंट होना चाहिए और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आना ही आना है। पिछली बार लॉकडाउन हुआ, फिर दोबारा बंद हो गया, खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हुआ, काफी सारे एग्जाम हुए। अब अगर सिचुएशन खराब होती है तो फिर दोबारा ठीक होगी, तो लेकिन समय लौट कर नहीं आएगा। तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए होने वाला है। आरती राठौड़ वो सही है, बट इस वीडियो में उसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि फिर कुछ बच्चों के और क्वेश्चन आएंगे। हाँ वो सही है। नोटिस जो आया है महिलाओं की एज को
गर्ल्स की एज को लेकर के डीएसएसबी का जो नोटिस आया है वो राइट है, ठीक है। उसमें क्योंकि डीएसएसबी कभी फीमेल को एज रिलैक्सेशन देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन वो सही है, बट नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी। आज हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा है? वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक, वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए सारे। 21 बच्चे लाइव हैं, सारे के सारे बच्चे आंसर दीजिए। वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा है? आंसर होगा सुकरात। क्वेश्चन नंबर 7वां, मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य था? जो मध्य युग था उसमें स्वतंत्रता का मतलब क्या था, अभिप्राय क्या था? मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य था? मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य था? आंसर होगा आपका बी। मध्य युग में स्वतंत्रता का अर्थ था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस। अगर कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही मध्य युग में स्वतंत्रता का सही अर्थ माना गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, सुधारवादी आंदोलन का प्रधान प्रवक्ता कौन था? सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन का प्रधान प्रवक्ता कौन था? सुधारवादी आंदोलन का प्रधान प्रवक्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 8वां हम डिस्कस कर रहे हैं। लूथर था, कैल्विन था, बोंदा था या ज्विंगली था? सुधारवादी आंदोलन का प्रधान प्रवक्ता कौन था? आंसर आएगा ए, लूथर था, लूथर। क्वेश्चन नंबर, यार एच के दीक्षित में आपको कल भी बता रहा था, हिस्ट्री की क्लास सुबह 10 बजे होती है, लाइव पूजा मैम लाइव डिस्कस करती हैं, 8-9 लेक्चर हो चुके हैं और वही आज रहेगा। आप या तो आप किसी और के लिए आते हैं, किसी और मतलब किसी और क्लास के लिए आते हैं, फिर यहाँ फंस के मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल ही है। सुबह 10 बजे हिस्ट्री है, 12 बजे हिंदी है, 3 बजे दोपहर बाद इंग्लिश की क्लास है, 5 बजे एनसीईआरटी की जीके है और 9:30 बजे हम ये टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले भी सब लोगों को बता चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 9वां, धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता स्वीकार किया गया। धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता किसको स्वीकार किया गया? धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता किसको स्वीकार किया? बताइए आंसर। लास्की को, ग्रीन को, मैक्यावली को या फिर लाक को? धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता किसको स्वीकार किया गया? धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता किसको स्वीकार किया गया? आपका आंसर होगा डी, लॉक को। धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता लाक को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब चलो हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10वां, स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कब मिला? स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसको सर्वाधिक बल कब मिला? स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कब मिला? स्वतंत्रता की अवधारणा को सबसे ज्यादा बल कब मिला? 14वीं सदी, 15वीं सदी, 17वीं सदी या 19वीं सदी? स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कब मिला? दोस्तों, स्वतंत्रता की अवधारणा को सबसे ज्यादा जो बल है वो 17वीं सदी में मिला। 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता की अवधारणा प्रबल होती चली गई, फलती फूलती चली गई और लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11वां, स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है? स्वतंत्रता का तत्व कौन है? स्वतंत्रता में क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता का कौन तत्व है? स्वतंत्रता में स्वावलंबन होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, अयोग्यता होनी चाहिए या अनुशासन होना चाहिए? देखिए, अयोग्यता नहीं चलेगी, उदारता कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अनुशासन स्वतंत्रता को बांध देगा अलग से, तो स्वावलंबन होना चाहिए। स्वतंत्रता का कौन सा तत्व है? स्वावलंबन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां,
व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। यह कथन किसका है? किसी ने कहा है कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हुए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर लिया कीजिए प्लीज। व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों कांट का है। कांट ने क्या कहा था कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे किसने बढ़ाया? अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला कौन था? अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला कौन था? आंसर आएगा हुकर। आंसर आएगा हुकर। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता की अवधारणा से संबंधित हुकर का संबंध किस देश से था? ऐसी स्थिति में आपका आंसर आ जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 14वां क्वेश्चन। नकारात्मक स्वतंत्रता का घोर समर्थक कौन था? अच्छा, नकारात्मक स्वतंत्रता कौन सी हुई? जिस स्वतंत्रता के ऊपर कोई बंधन ही ना हो, विवेकशील प्रतिबंध ही ना हो, अनलिमिटेड फ्रीडम हो, जिसमें आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी घूमो, कोई भी काम करो। यानी एक प्रकार से वो नेगेटिव चली जाएगी, समझते हो ना? वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि अगर आपकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ बंधन है ना, कंट्रोल है, तभी आपकी स्वतंत्रता है। वरना आप किसी और की स्वतंत्रता छीन लोगे और कोई और आपकी छीन लेगा, तो फिर स्वतंत्रता कहां हुई? घोर समर्थक, नकारात्मक स्वतंत्रता के घोर समर्थक भी हैं, रहे हैं, और उनमें से सबसे पहले नाम किसका आता है? स्पेंसर का आता है। स्पेंसर एक ऐसा व्यक्ति है जो नकारात्मक स्वतंत्रता का घोर समर्थक था। वो व्यक्ति को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त देखना चाहता था। वो चाहता था कि व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है, प्राकृतिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, मतलब अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर है 15। स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने संबंध किया? स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने संबंध किया, या किसने कहा कि स्वतंत्रता सुख की कसौटी से रिलेटेड है? तो ये किसने कहा? ये बेंथम के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर है 16वां। मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। किसी ने आरोप लगाया था, और आरोप लगाने वाले ने क्या कहा कि जो मिल है वो खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने भी हमारे थिंकर रहे हैं ना, उन थिंकरों के ऊपर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया। तो ये जो, क्योंकि जब थिंकर आउट ऑफ रीच होकर के किसी चीज के ऊपर अपने विचार व्यक्त करता है, तो वहीं से कंसेप्ट और धारणाएं बनती हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी के जो राइटर हैं, थिंकर हैं, आलोचक हैं, लोचक हैं, वो क्या करते हैं? वो फिर उनके ऊपर अपने हिसाब से टिप्पणियां करते हैं। तो मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। यह किसके द्वारा कहा गया? यह किसने कहा? बार्कर ने कहा। बार्कर का यह कहना था कि जो मिल है वो खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17वां। बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए स्वतंत्रता संभव नहीं है। यह किसने कह दिया भाई? बिना निजी संपत्ति के, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त किए बिना स्वतंत्रता पॉसिबल ही नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब तक आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तब तक आप लोग स्वतंत्र नहीं हो। जैसे ही आपने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया, आपके पास स्वतंत्रता ही स्वतंत्रताएं हैं। ना आपको डर है, ना आपको भय है, ना आपको बंधन है, ना आपकी जिम्मेदारियां हैं, ना आपके उत्तरदायित्व हैं। तो जैसे ही आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हुई, आप कंप्लीट रूप से स्वतंत्र हैं और निकल जाइए अपने जीवन के किसी भी मिशन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपका कार्ल मार्क्स को जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, 17वां हो गया। 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निजी संपत्ति के समापन के परिप्रेक्ष्य में किसने विचार व्यक्त किए?
निजी संपत्ति के समापन के परिप्रेक्ष्य में किसने विचार व्यक्त किए? कार्ल मार्क्स ने भी किए थे विचार व्यक्त, तो लेकिन पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा ना, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जब तक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट नहीं कर दोगे, समाप्त नहीं करोगे, आप स्वतंत्र ही नहीं हो। तो यहां भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करने के बारे में किसने विचार व्यक्त किए? यहां भी कार्ल मार्क्स होता था, बट कार्ल मार्क्स का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आपने एक और व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, और नई पीढ़ी के अंदर वो व्यक्ति आएगा बेकफू। बेकफू ने कहा था कि निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19वां, स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक किसको माना जाता है? स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक किसको माना जाता है? ग्रीन को, लास्की को, मिल को, या फिर सभी को? स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक किसको माना जाता है? 19वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 19वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये है ना, ये बच्चे ऐसे शैतान हो चुके हैं आजकल, जो ये खास करके पॉलिटिकल साइंस वाले, इनको एक बच्चा कोई आंसर दे देगा ना तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने डी आंसर दे दिया, सभी डी पे चले गए, क्योंकि इनको लगता है ठीक हुआ तो हम सबका होगा और गलत हुआ तो उसका होगा जिसने पहले दिया। कुछ बच्चे ए में आ गए और कुछ डी में आ गए। उपरोक्त सभी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, और सी भी आंसर नहीं है। डी भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है। अब आप आ जाइए ए और बी पर। ए या बी? ए या बी? ए आंसर है। स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक किसको माना जाता है? ग्रीन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में किसने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है? किसने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है? आंसर होगा स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर है 21वां भाई, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह कथन किसका है? कानून जो है वो स्वतंत्रता का विरोधी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं हो सकता। कानून इज वर्किंग एज लाइक ए कंट्रोलर ऑन फ्रीडम। कानून जो है वो स्वतंत्रता के ऊपर एक कंट्रोलर के रूप में काम करता है कि स्वतंत्रता नकारात्मक ना हो जाए, स्वतंत्रता अनलिमिटेड ना हो जाए, स्वतंत्रता ऐसी ना हो जो किसी के लिए हिंसक और खतरनाक हो जाए। तो इसलिए कानून जो है वो स्वतंत्रता का विरोधी कभी नहीं हो सकता, वो उसके कंट्रोलर के रूप में काम जरूर करता है। तो ये कथन किसका है? कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, ये कथन कांट के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 22वां, ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? यानी जो ग्रीन है वो किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता है? वो नकारात्मक स्वतंत्रता चाहता है, वो सकारात्मक स्वतंत्रता चाहता है, वो आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, या वो राजनीतिक स्वतंत्रता चाहता है? ग्रीन जो है वो किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता है या किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? तो यहां पर हिंदी में कुछ वर्ड आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, जैसे पोषक है, हो सकता है इंग्लिश वालों को इसका मीनिंग समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन है वो किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता वो चाहता है। तो ग्रीन जो है वो स्वतंत्रता में सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षकार है, उसका पक्षकार है और उसी का वो पक्ष जो है लेता है। क्वेश्चन नंबर है 23वां, किसके अनुसार सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है? किसने कहा है कि सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है? किसने कहा? यह भी कांट ने कहा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 24वां, स्वतंत्रता एवं खालिस्तान परस्पर पूरक हैं। स्वतंत्रता और खालिस्तान परस्पर पूरक हैं। स्वतंत्रता के साथ और क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, देखो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, स्वतंत्रता एवं खालिस्तान परस्पर पूरक हैं। अब आंसर आप दोगे, आंसर फटाफट दो। स्वतंत्रता एवं अधिकार, स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता एवं न्याय और स्वतंत्रता और विकास परस्पर पूरक हैं। आंसर दीजिए फटाफट जल्दी, गलत आंसर नहीं देना है। एक बच्चे ने कुछ आंसर दे दिया, वो बोलना नहीं आपने। अब आपका टैलेंट देखा जाएगा, अब आपका टैलेंट देखा जाएगा और इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक एक क्वेश्चन आपका गलत करते जाओ आप लोग। ए बी सी, शाबाश, सभी आंसर आ रहे हैं। निशा खान,
प्रीधि, मिलन, रेणु, कविता, अंगद, उमा, कमलेश, डोली कटारिया, और कोई फटाफट। राहुल चौहान, सुशीला शेरावत, पूजा सक्सेना। पूजा सक्सेना सारे क्वेश्चन गलत कर रही है आज बेटा। अंजू त्रिपाठी, बाकी बच्चे कहां गए भाई? सारे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखो भाई, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ, पूजा सक्सेना को गलत बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन ए ऑप्शन पे, अंजू भी यही दे रही है, अजय भी यही लिख रहा है, कविता सिंह, आरती राठौड़। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। स्वतंत्रता, खालिस्तान, स्वतंत्रता एवं खालिस्तान परस्पर है। जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ही अधिकार है और अधिकार का मतलब ही स्वतंत्रता है, तो ये दोनों तो एक ही है ना। तो ये दूसरा, अगर इसने स्वतंत्रता लिख दिया ना तो इसने अधिकार भी लिख दिया, और अधिकार लिख दिया तो स्वतंत्रता भी लिख दिया। तो स्वतंत्रता यहां लिखी तो अधिकार यहां लिखने की जरूरत क्या पड़ी इसको? क्योंकि अगर आपके पास अधिकार है तभी तो आप स्वतंत्र हैं, और जब आपके पास स्वतंत्रता तभी तो आपके पास अधिकार है, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ए तो होने का, न्याय का कोई लॉजिक नहीं होगा, विकासवाद की चीज है। तो स्वतंत्रता, अगर आपके पास अधिकार हैं, क्योंकि आप स्वतंत्रता को हटा दीजिए, इन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या हो रही है, स्वतंत्रता की जगह ये अधिकार को रख के देखिए आप। अगर आपके पास अधिकार हैं तो आपके पास कर्तव्य भी है, उत्तरदायित्व भी है। यानी अगर आपको पास अधिकार हैं तो आपके पास उत्तरदायित्व भी है, यानी ड्यूटी भी है। अधिकार है तो ड्यूटी भी है। अगर आपको ये राइट मिला है कि आप लोग किसी को पढ़ाओ, तो आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप उसको गलत मत पढ़ाओ, उसको ठीक पढ़ाओ। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग किसी की मदद करो, तो आपका ये जिम्मेदारी भी है कि आप लोग उसकी कोई भी हानि ना होने दो। अगर आपका अधिकार है, यानी कहने का मतलब है एक तरफ हमारे अधिकार हैं और उसके साथ हमारी ड्यूटी भी है। हमारा अधिकार जो है वो इसलिए है कि हम अपना काम करें, लेकिन ड्यूटी इसलिए है क्योंकि हमारे काम से, हमारे अधिकार से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, तो इसलिए लिमिटेशन भी है। तो अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व परस्पर पूरक हैं। तो आपका आंसर यहां हो जाएगा भाई बी, उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 25वां। उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही स्वतंत्रता है। उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही स्वतंत्रता है। देखना, ये एक प्रकार से कविता सी बोल दी इन्होंने, लेकिन मीनिंग देख लेना आप लोग। उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान, इसका मतलब ये है कि जब कोई बड़ा इंटरेस्ट हो तो उसके ऊपर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट दांव पर लगा देना चाहिए। जब देश की बात हो तो व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान कर देना चाहिए। जब परिवार की बात हो तो हमें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान कर देना चाहिए। जब देश की, समाज की, मतलब बड़े इंटरेस्ट पर हमें अपना इंटरेस्ट जो है वो दांव पर लगा देना चाहिए। तो यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों लास्की, ए। क्वेश्चन नंबर 26वां। लास्की ने समर्थन किया किस चीज का? लास्की ने किसका समर्थन किया है? लास्की ने उदार प्रजातंत्र का दोस्तों समर्थन किया है। 29वां क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? नाम बताइए फटाफट। आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? आर्थिक स्वतंत्रता का लोग अलग अलग अर्थ मानते हैं भाई। एडम स्मिथ कहता था कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब निजी व्यवसाय, यानी प्राइवेट प्रोफेशन की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य सामंतों की सामाजिक शक्ति को समाप्त करना होता था, उसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता का उद्देश्य जो है वो मध्य वर्ग के उद्योगों और व्यापार पर जो अंकुश लगे हैं उनको हटाना था। एडम स्मिथ अलग अलग राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी मानता था कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा लास्की ने भी दी है, बट वो इनसे सहमत नहीं था। लास्की एडम स्मिथ की डेफिनेशन से कभी सहमत नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा मामला था। लास्की कहता था कि
कि निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ केवल पूंजीपतियों की स्वतंत्रता है, जिसका जो परिणाम है वो बहुत बड़े लेवल पर श्रमिकों की गुलामी है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर न केवल आर्थिक रूप से गुलाम होता है, बल्कि धन की कमी के कारण वह अपनी नागरिक स्वतंत्रता का भी उपयोग नहीं कर पाता है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता में है ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है कुछ लोगों के बीच में। खासकर लास्की जो है वो कहता है कि अगर बिजनेसमैनों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी तो जो मजदूर वर्ग है उसकी स्वतंत्रताएं छिन जाएंगी। क्यों छिन जाएंगी? क्योंकि वो मजदूरी करेगा, उसका शोषण होगा, और उसका शोषण होगा तो उसको जो प्रकृति से जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता में बिजनेसमैन पैदा होंगे, बिजनेसमैन पैदा होंगे तो बिजनेस बढ़ेंगे, और बिजनेस बढ़ेंगे तो मजदूर पैदा होंगे, और ये मजदूर जब मजदूरी करेंगे तो इनके स्वतंत्रताएं छिनेंगी। क्योंकि कंपनी के मालिक 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम कराएंगे, 12 घंटे काम कराएंगे, इनसे जी तोड़ काम करवाएंगे, सैलरी कम देंगे, शोषण शुरू होगा। तो इसलिए उनकी जो स्वतंत्रता थी, मजदूरों की भी तो स्वतंत्रता थी, प्राकृतिक स्वतंत्रता तो उनकी भी थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो उनकी भी थी, राजनीतिक स्वतंत्रता तो उनकी भी थी, बट वो भोग ही नहीं कर पाएंगे उसका, उनको मौका ही नहीं मिलेगा, उनको अधिकार ही नहीं मिलेगा, उनको होश ही नहीं आएगा इन चीजों का, क्योंकि वो ऑलरेडी शोषण में टूट चुके होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक वर्ग की आर्थिक स्वतंत्रता दूसरे वर्ग की व्यक्तिगत, प्राकृतिक और दूसरी स्वतंत्रताएं को खा जाएगी, उनको हड़प जाएगी। तो ये भी आपको समझना है। तो आपका आंसर रहेगा सार्टोरी। सार्टोरी जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक था, और वैसे एडम स्मिथ ऑटोमेटिकली था, लेकिन हेराल्ड लास्की जो है वो उसके अपोजिट आपको कई जगह जाता हुआ नजर भी आएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वें के बाद 28वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 है, उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? उदारवादी जो है वो कौन सी स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हैं? उदारवादी कौन सी स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हैं? अब मैंने शुरू में बताया था ना आपको, स्वतंत्रताएं प्राकृतिक भी होती हैं, राजनीतिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं, नागरिक भी होती हैं, राष्ट्रीय भी होती हैं। तो उनके ऊपर आ चुके हैं। उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर ज्यादा बल देते हैं? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक? तो जो उदारवादी लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो कौन सी स्वतंत्रता पर जोर देते हैं? ध्यान से आंसर दीजिए आप लोग। एमडी सोनी, एचके दीक्षित, सावित्री पाल, अंगद, पूजा, दिव्या, सावित्री, आरती, एमडी सोनी, धर्मेंद्र, उमा पामरा, मिलन यादव, फटाफट। उदारवादी जो हैं, लिबरल जो लोग हैं, वो स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? आंसर होगा राजनीतिक पक्ष पर। लोकतंत्र के विकास के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता का विकास हुआ भाई। निरंकुश जो राजा होते थे और जो अधिनायक तंत्र होता था, उससे मुक्ति किसने दिलाई? लोकतंत्र ने दिलाई, राजनीतिक स्वतंत्रता ने दिलाई। और धीरे धीरे करके जो है वो लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रताएं फलने फूलने लगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आई, राजनीतिक स्वतंत्रता आई, आर्थिक स्वतंत्रता आई, और धीरे धीरे करके राजनीतिक स्वतंत्रता सबसे टॉप पर चली गई। लोकतंत्रात्मक जितनी भी शासन प्रणालियां हैं उसमें प्रत्येक नागरिक को राजनीति करने का अधिकार है, उसे वोट डालने का अधिकार है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसे राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, उसे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, उसे लोगों तक विचार पहुंचाने का अधिकार है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता में बहुत सारी स्वतंत्रताएं मानी जाती हैं। पुराने समय में मैं बात बताता हूं यूनान की। पहले यूनान के अंदर जो नगर राज्य होते थे उनमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो होती थी। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि यूनान के जो नगर राज्य होते थे क्या उनमें राजनीतिक स्वतंत्रताएं थी? हालांकि इतने लेवल पर तो नहीं थी, लेकिन थी जरूर। बट वहां क्या था, प्राचीन समय के अंदर जो यूनान के जो नगर राज्य होते थे दोस्तों, वहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता तो थी, लेकिन वो सिर्फ स्वामी वर्ग को मिली हुई थी, आम नागरिक को नहीं मिली थी। 19वीं सदी में जब इंग्लैंड के अंदर एक अलग से बदलाव होने शुरू हुए
चाहे वो भूमि के मामले हों, प्रॉपर्टी के मामले हों, वहां पर जब अधिकारों की बात आई तो धीरे धीरे करके स्वतंत्रता के रास्ते खुलने लगे। और भारत की अगर बात करें, धीरे धीरे करके 20वीं सदी जब शुरू हुई या 19वीं सदी के लास्ट में अंग्रेजों ने भी भारत के अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता धीरे धीरे करके देनी शुरू कर दी थी। बट आजादी से पहले हमारे देश के अंदर आम लोगों को वोटिंग के राइट तक नहीं थे। कुछ पूंजीपति को, साहूकारों को, लैंडलॉर्ड्स लोगों को, अमीर लोगों को, राजनीति अंग्रेजों के चाटुकारों को वोटिंग का अधिकार था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब हमने वोटिंग राइट को हमने एज बेस कर दिया, एज उम्र के, एक व्यक्ति पैदा होगा, थोड़ा आगे जाकर बड़ा होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको राजनीतिक अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में जो है वो लिबरल लोग बहुत ज्यादा माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित में समन्वय किसने किया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित में समन्वय करने वाला कौन था? आंसर आएगा लास्की ने भी किया था वे, और बार्कर ने भी किया था। तो इसका मतलब आपका आंसर दोनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, मैकावर भी आ जाए क्योंकि उपरोक्त सभी ऑप्शन है ना, तो आपका आंसर सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 30वां क्वेश्चन, मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे? ये मैं सारी स्वतंत्रताओं को बोल के बताऊंगा ताकि आने वाले समय आपको फायदा रहे। मार्क्सवादी, पहले पूछा इसने उदारवादी, उदारवादी कौन सी स्वतंत्रता के समर्थक थे? राजनीतिक के। अब मार्क्सवादियों की बात आ रही है, मार्क्सवादी कौन सी? मार्क्सवादी क्या मानेंगे? मार्क्सवादी तो ऑटोमेटिकली किसकी बात करेंगे? आर्थिक स्वतंत्रता की। मार्क्सवादी कौन सी स्वतंत्रता की बात करते थे? मार्क्सवादी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते थे। कार्ल मार्क्स ने जो उसका घोषणा पत्र था, जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि अब तक मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये किसने कहा? अब तक मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। और किसमें लिखा? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था। समाज में शोषकों और शोषितों के दो वर्ग हैं, यानी समाज के अंदर उसने कितने वर्ग बताए? दो वर्ग बताए।